Hello students, this is Dr. Mamta, your science teacher, and this is class 10th and we are starting with chapter chemical reactions and equations. बच्चों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने काफ़ी बेसिक्स बताए थे और बच्चों मेरे क्लास 9th का भी एक वीडियो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का, उसकी स्टार्टिंग का अगर आप कुछ पार्ट देख लें तो आपको काफ़ी चीज़ें अपनी केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, आई कैन नॉट रिपीट दोज थिंग इन क्लास 10th। तो अगर आपको बेसिक्स समझने हैं तो बच्चों क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ज़रूर देखिएगा। चलिए बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने बच्चों थोड़े से बेसिक्स बताए थे। अभी मैं आपको ये आपका पूरा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द बच्चों द चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। देखो बच्चों, कोई भी इक्वेशन है हमारा, मान लीजिए ये ए प्लस बी कुछ भी है बच्चों, इसने क्या बनाया, सी प्लस डी बनाया। ठीक है, तो बच्चों जो रिएक्ट करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी होती है, बट वो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में। ठीक है बच्चों, अभी आपको मैं वो पढ़ाऊंगी जो आपके सिलेबस में है। तो जो रिएक्ट करता है दोज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। इतना बच्चों क्लियर। कोई भी रिएक्शन होगी बच्चों, उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। मास तो सेम रहेगा, जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको बताया है 9th में। तो लेकिन उसके अलावा और क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज हो सकती है। मतलब स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस। आपका रिएक्टेंट ए बी में से कुछ भी सॉलिड लिक्विड हो सकता है, और हो सकता है वो रिएक्ट करके कोई गैस बनाए, या फिर ये वो सॉलिड ही बनाए, या फिर वो लिक्विड ही बनाए। ठीक है, उनकी स्टेट्स चेंज हो सकती है। मतलब सॉलिड टू लिक्विड हो सकता है, लिक्विड टू गैस हो सकता है, गैस टू सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऊपर से अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है कि जो आपका प्रोडक्ट बने, हो सकता है जो आपका प्रोडक्ट बने उसके कलर में भी चेंजेस आए। ठीक है, आपने कोई वाइट चीज ली और आपकी ब्राउन हो गई। ठीक है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके घर में ही है। जो आपका आयरन है, जो बम्मा की लोहे की कढ़ाई होगी, वो पानी से रिएक्ट हो रहा है, मॉइस्चर से रिएक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है, और वो फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी रिएक्शन आपके घर में ही आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक केमिकल चेंज आ रहा है ना। तो नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब हो सकता है कि जब आपकी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, दो तरीके की रिएक्शन होती है बेटा, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, ये चीजें हीट वाला फैक्टर है। अगर रिएक्शन कोई भी रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, यूज कर रही है, ठीक है, तो वो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, और अगर रिएक्शन के एंड एंड में हीट निकल रही है, ठीक है, रिएक्शन के एंड में हीट निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, और गैस का इवोल्यूशन भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो आपका टेम्परेचर था, कोई चीज़ आपकी ठंडी थी वो गर्म हो गई, यानी कि उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ गए। कुल मिला के कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, नाउ बेटा मैं हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करती हूँ ताकि सब बच्चों को कन्वीनियंट रहे कि मैम अभी क्या पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इन योर एनसीईआरटी इज केमिकल इक्वेशंस। बच्चों आपको इक्वेशंस कैसे बनती है, कैसे लिखा जाता है, आप लोगों को याद तो करनी ही है, लेकिन साथ के साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो चीज़ ऐसी क्यों बनी, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे आ जाए तो आपको अगर बेसिक्स पता है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपके एनसीईआरटी में ही आप देखेंगे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन थी ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग बेटा बहुत आती है। ठीक है, एग्जाम इसमें बोर्ड्स में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना बच्चों। तो ये जो रिएक्शंस होती हैं इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है, और इनको बैलेंस करना क्यों बहुत जरूरी है। आप लोगों को याद हो बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, कि लेवोजियर ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
उस लॉ में क्या था कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। अगर आपका रिएक्टेंट आपने 25 ग्राम लिया है तो आपका प्रोडक्ट भी 25 ग्राम ही होगा। तो यानी कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अभी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं ये चीज़ें मैंने अपने पहले लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ, अगर आप फर्स्ट देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है? बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो उसलिए हमने हर एक इक्वेशन को हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप यही इक्वेशन ले लीजिए Mg+O2। ठीक है, अभी ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देखिए मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2 बट ऑक्सीजन 1। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो हम जब बेटा बैलेंस करते हैं तो जो अपना जो एलिमेंट है उसको नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला है उसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, वो ऐसा कैसा रहेगा, हम बैलेंसिंग करने के लिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक मैग्नीशियम हो गया, एक मैग्नीशियम, बट पर ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 लिखने से आपका ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन जो मैग्नीशियम आपका ठीक ठाक था वो खराब हो गया। तो अभी हम इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी इक्वेशन है आप बैलेंस हो गई। 2 मैग्नीशियम, लास्ट में चेकिंग करते हैं बच्चों, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमने इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। तो यानी कि सारी की सारी इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोई भी इक्वेशन होगी उसे बैलेंस करेंगे और उनकी स्टेट्स का ध्यान रखेंगे कि कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने ली तो उसकी आप नीचे, जैसे मैग्नीशियम है वो आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसमें नीचे मेंशन करते हैं ऐसे छोटा सा ब्रैकेट में। वो उसकी स्टेट्स होती है कि वो आपने किस फॉर्म में वो चीज़ ली है ना। कोई भी चीज़ सॉलिड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है, तो उसकी कौन सी फॉर्म आपने यूज़ करी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। अभी बच्चों बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना है, आप देखिए कोई भी रिएक्शन आपने लिखी। ठीक है, मैं बच्चों सिंपलेस्ट रिएक्शन लिखने में यकीन करती हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे आपने बस सोडियम क्लोराइड ही लिया, तो आप ये तो देखो बच्चों रिएक्शन बैलेंस अपने आप हुई हुई है, दिख रहा है ना आपको, 1 सोडियम सॉरी, यहाँ पे क्लोराइड आपका बेटा, क्लोराइड तो डाइएटॉमिक होता है तो Cl2 है। तो अभी आप देखिए कि ये तो आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं हुई, यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम है, बट आपके यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पे एक क्लोरीन हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, Cl के आगे 2 लगा दिया, लेकिन अब आपका सोडियम गड़बड़ हो गया तो यहाँ सोडियम के आगे भी 2 लगा दो, हो गई ना आपकी इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंसिंग होती है। और बैलेंसिंग के लिए आपके बुक में एक ही मेथड है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो उस मेथड के अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्दी आपको समझा देती हूँ कि उस मेथड के अकॉर्डिंग आप देखिए बच्चों, दो ये चीज़ें आपकी लेफ्ट साइड है तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड कह दीजिए, और ये आपकी राइट साइड है, इसको आप RHS कह दीजिए। ठीक है, आप एक छोटा सा बैलेंसिंग करने के लिए एक छोटा सा टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका क्या होगा, बिना रिएक्शन को टच किए, ठीक है, आप नंबर ऑफ एटम्स लिख लीजिए कि आपकी लेफ्ट साइड कितने हैं। एक तो ये तो हो गया एलिमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ एटम इन LHS, और यहाँ पे लिखिए आप नंबर ऑफ एटम इन RHS। ठीक है, एटम कौन कौन से थे, एलिमेंट कौन कौन से थे, सॉरी, एलिमेंट आपका सोडियम है और क्लोरीन है, 2 ही है। सिंप्लीफाइड करने के लिए बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। ठीक है, शॉर्टेस्ट सबसे हल्की इक्वेशन ले रही हूँ, भारी भारी भी आएंगे आप उन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये तो बैलेंस्ड है, मैं अनबैलेंस्ड की बात कर रही हूँ। सोडियम और क्लोरीन ने NaCl बनाया। ठीक है, ये अनबैलेंस है, हमें इसको बैलेंस करना है। तो आप देखिए, पहले तो देखिए कि एलिमेंट टोटल कौन कौन से हैं, सोडियम और क्लोरीन, है ना, 2 ही चीजें हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी आप अगर आप देखें तो आपके सोडियम देखिए पहले कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 1 है,
क्लोरीन आपके लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में, सॉरी, क्लोरीन आपका लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है, यानी कि आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप इनके एलिमेंट्स लिख लीजिए। ठीक है, फिर एलिमेंट्स लिखने के बाद स्टेप 1 तो हो गया आपको कि आपको बॉक्सेस बनाने हैं, ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। ठीक है, आपने बॉक्सेस बना देने हैं, जैसे कि आपका ये इक्वेशन थी सोडियम प्लस क्लोरीन विल फॉर्म NaCl। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि इनके चारों तरफ हम बॉक्सेस बना देते हैं। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है बच्चा। ठीक है, बॉक्सेस बना दिया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, सॉरी, उस दूसरा स्टेप्स होगा कि उसके नंबर ऑफ एटम लिस्ट कर दीजिए। ये वाला स्टेप दूसरा हो गया। पहला स्टेप हो गया इनको बॉक्सेस में डाल दीजिए, दूसरा इनको इनके नंबर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब शुरू करिए बैलेंसिंग का काम। ठीक है, तो बैलेंसिंग के काम के लिए हमेशा कन्वीनियंस के लिए वो वाला एलिमेंट लेना चाहिए जिसमें ज्यादा एटम है, जिसमें ज्यादा एटम है। तो आप यहाँ देखें तो ज्यादा एटम तो क्लोरीन में 2 है, सोडियम में तो 1 ही है ना। तो सब इससे पहले क्लोरीन को बैलेंस करना शुरू करिए। अब आपने क्लोरीन बैलेंस करने की कोशिश करनी है सबसे पहले, फिर क्लोरीन के बाद आप शुरू करना सोडियम को बैलेंस करना। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके जब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, पहले तो आपने क्लोरीन लिया, फिर हो सकता है कुछ और चीज होती है। अभी यहाँ पे तो 2 ही चीजें हैं, अगर बड़ी इक्वेशन होती तो 2-3 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे होते। तो जितने भी है, जैसे आपने पहले क्लोरीन को बैलेंस कर लिया, फिर सोडियम को बैलेंस कर लिया, फिर आपको लास्ट में चेकिंग करनी होती है कि आपके सोडियम कितने हुए, इधर कितने हुए, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड के क्लोरीन कितने हैं, राइट हैंड साइड कितने हैं। अगर दोनों साइड बराबर हो जाए, दोनों साइड वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर ले, तो वो जो आपकी रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड रिएक्शन। और बैलेंस्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। ठीक है, चलिए, अभी बात आई राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स जो भी है आपकी, जैसे मान लीजिए आपने आयरन की रिएक्शन करी, वाटर से करी। ठीक है, आपका बन जाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अभी आप बैलेंस तो आप इसको कर लेंगे। बैलेंसिंग के लिए देखिए, मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ बैलेंसिंग के लिए। आप बैलेंसिंग अगर करना चाहेंगे तो आप सबसे पहले देखिए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो अपना बैलेंस है। फिर अपना, सॉरी, सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने यहाँ 4 है और यहाँ पे तो आपका ऑक्सीजन 1 ही है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 4 लिख दिया, हो गए आपके 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन आपकी बैलेंस होगी। उसके बाद आप आइए आयरन पे। आयरन आपके यहाँ तो 3 है और यहाँ पे तो आयरन 1 है, तो यहाँ पे 3 लिखो, तो ये 3 आयरन हो गए। अब आयरन के बाद आप आइए, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, बचा अपना H2। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके 8 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 8 हो जाए। तो 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, तो हो गया आपका हाइड्रोजन बैलेंस। है ना बच्चों, आई गेस आपको समझने की कोशिश करिए। सबसे ज्यादा वाला सबसे पहले बैलेंस करिए, उससे कम वाला फिर, उससे कम वाला फिर, और उसके बाद लास्ट में आप चेकिंग कर दीजिए। तो अभी मैंने मेरी जो फाइनल इक्वेशन आई वो 3Fe 4H2O और Fe3O4 एंड 4H2, है ना। अभी आप, फिर अभी क्या हो गया आपके अकॉर्डिंग, तो आपने सब कुछ चेक कर लिया। क्या हम एक बार फाइनल चेकिंग करें, तो फाइनल चेकिंग हम शुरू करते हैं आयरन से। 3 आयरन, 3 आयरन, आयरन पास हो गया। 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी पास हो गया। बचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपके 4 है, ऑक्सीजन आपके 4 है, ऑक्सीजन भी पास हो गया। आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। है ना बच्चा। तो बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, इसी तरीके से आपको सारी क्वेश्चंस करनी है। अब भी क्या है, ये आपकी क्वेश्चन तो सॉल्व हो गई, अब आप इनकी स्टेट्स लिखनी होती है। ठीक है, कि जिस इक्वेशन में जिस स्टेट में लिया, आयरन यहाँ हमारा सॉलिड था। ठीक है, आयरन सॉलिड, मैक्सिमम सॉलिड ही होगा। पानी यहाँ हमारा गैस की फॉर्म में था। ठीक है, Fe3O4 जो हमारा बना वो सॉलिड बना। ठीक है, ये आप कुछ तो बेटा आपको पता ही है, जैसे हाइड्रोजन है, गैस है, आयरन सॉलिड है, कुछ आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, आपके ही काम आने वाली है। ठीक है, तो अब भी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि कुछ रिएक्शंस में बच्चों, एक सेकेंड,
किसी किसी रिएक्शंस में क्या होगा, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सब भी कंडीशंस आ जाती है, ठीक है। तो वो जो कंडीशंस होती है वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं, जो हमने एरो लिया था ना, जैसे आपका रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था, और जो ये एरो था इसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी में प्रेशर इन्वॉल्व है, मान लीजिए 500 एटमॉस्फेयर, तो इसके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन याद हो, तो हमने क्लोरोफिल और वो आपका सनलाइट एरो के ऊपर लिखा था, क्यों, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो अगर प्रेशर इन्वॉल्व है या टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो हम एरो के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड वाली एक इक्वेशन आएगी आपकी बुक में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ना, और वो हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट हुई और उसने वो बनाती है मिथेनॉल, ठीक है, CH3OH। तो अभी ये आपकी इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें हमारा लगा था प्रेशर, कितना प्रेशर लगा था, 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 340। तो यहाँ पे हम प्रेशर लिखते हैं एरो के ऊपर, ठीक है। चलिए क्या इसको बैलेंस करने की कोशिश की जाए, करते हैं बच्चा। सबसे ज्यादा कौन सा है, हाइड्रोजन लग रहा है, तो यहाँ पे 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 ही है, सॉरी आपके यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, हो गया आपका हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आप कार्बन या ऑक्सीजन कुछ भी ले लीजिए बच्चा, डजेंट मैटर। तो अगर हम एक गलती कर दी बच्चों हमने, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन तो 4 हैं, लेट अस राइट इट अगेन, carbon monoxide plus hydrogen and CH3OH. I forgot to count this hydrogen. ये आपके 3 कार्बन हो, हाइड्रोजन होगा, ये आपका 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे तो बेटा 4 है, यहाँ पे तो 2 है, तो हम इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हम बैलेंसिंग के लिए क्या करेंगे, ये कर दिया, अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। अब कार्बन या ऑक्सीजन में से कोई भी एक चीज ले लीजिए, कार्बन यहाँ पे 1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन हमने अभी बैलेंस किया ही था। तो लेट्स चेक द इक्वेशन, चेकिंग करते हैं, चेकिंग करेंगे, कार्बन 1, कार्बन 1 पास हो गया कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन पास हो गया, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन पास हो गया, योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, जो सबसे ज्यादा होता है जिसके एटम, वो आप सबसे पहले बैलेंस करिए, ठीक है बच्चों। अब भी आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आप अपनी बुक खोलिए, द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा पहले मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इजी चीज है बच्चों। सबसे पहली चीज है कॉम्बिनेशन, सबसे पहले आप, मैं आपके रिएक्शंस के नाम लिख देती हूँ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 आपकी कौन सी है बच्चों, कॉम्बिनेशन की बात थी आपकी डिकम्पोजिशन, यस डिकम्पोजिशन, ठीक है। नंबर 3 आपकी जो इक्वेशन थी, आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो आपकी नंबर 3 होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट सभी समझाऊंगी बेटा। और चौथी होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही बहुत सारी चीजें आपको पता चल रही है, नाम से ही बेटा, ठीक है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम से ही आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। इक्वेशंस तो आप फिर समझ ही जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आएगा, ठीक है, देन इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए हम एक एक करके एक एक इक्वेशन में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ और आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, देखने में ही आपको सब डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अभी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझने की कोशिश करिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है। कॉम्बिनेशन एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी कोई भी चीज क्या हुई है, कंबाइन हुई है, दो चीजें हमारी कंबाइन हुई है और हमारी कुछ चीजें बनी हैं।
तो कंबाइन होने के बाद जब कुछ बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपका कार्बन है, बहुत ही एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड वाला लूंगी, कार्बन है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ, उसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसका क्या हुआ, दो चीज कंबाइन हुई और उसने एक चीज बनाई, है ना, दो चीज कंबाइन हुई उसने एक चीज बनाई, तो उस वो क्या हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। जब दो चीज, जब कुछ भी कंबाइन हो और कुछ बनाए दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और बेसिकली प्रोडक्ट एक ही बनेगा, ठीक है, इट विल फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दो चीज कंबाइन होके उन्होंने एक चीज बनाई, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से रिएक्ट हुई, तो वो तो आप सबको पता है पानी बनता है, ठीक है। अभी आप इसको बैलेंस भी करने की कोशिश कीजिए। अभी ज्यादा क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 2 है। अब मैं क्या करूं, ऑक्सीजन 2 हो गया, मैं क्या करूं, यहाँ पे 2 है तो चलो यहाँ 2 लिख देती हूँ, पर अब मेरा हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन मेरे 4 हो गए, तो अगर यहाँ मैं 2 लिख दूं तो आपकी इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड, ठीक है। खैर बैलेंसिंग छोड़िए, कॉम्बिनेशन समझिए कि दो चीजें मिली और तीसरी चीज बनाई, तो हो गया आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके जितने एग्जाम्पल हो वो आप अपना पढ़ लीजिएगा बुक में, ठीक है। नाउ इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में एज द नेम सजेस्ट, बेटा नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज थी और वो डिकम्पोज होके दो तीन चीज में डिवाइड हो गई, ठीक है। ए था और वो डिकम्पोज होके बी सी डी में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो आपकी बुक में एक क्वेश्चन होगी, अगर आप देखेंगे तो आपको शायद मिल जाएगी, दैट रिएक्शन विद ऑफ फेरस सल्फेट, FeSO4 इज फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया, हीट का निशान हम ये भी लगा देते हैं, जब हमने उसको गर्म किया तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe2O3 इज बेटा फेरिक ऑक्साइड। ये चीजें बेटा याद कर लीजिए, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है, ये गैसेज ही होती है, ठीक है। तो अभी आपका जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, उसे हमने हीट किया, उसने बनाया आपका फेरिक ऑक्साइड और SO2 प्लस SO3। तो आपने देखा कि एक चीज ने डिकम्पोज होके तीन चीज बन गई, ठीक है, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अभी इसमें आपकी एक लाइमस्टोन वाली बच्चा इक्वेशन होगी, आप अपने बुक में देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइमस्टोन वाली और एक लेड नाइट्रेट वाली, ठीक है, बोथ आर, जिसमें लाइमस्टोन आपका, लाइमस्टोन का फॉर्मूला, एक मिनट बेटा इरेज कर देती हूँ, लाइमस्टोन होता है आपका CaCO3, ठीक है, ये लाइमस्टोन होता है। तो आपको ये नहीं बोलेंगे CaCO3, आपको सीधा बोल देंगे कि लाइमस्टोन, व्हेन यू विल हीट लाइमस्टोन देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो आप बताएंगे इट विल फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज्ड, ठीक है। तो ये आपकी जो इक्वेशंस होती हैं, ये ऑल आर बेटा योर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एक लाइमस्टोन था और वो डिकम्पोज होके उसने क्विकलाइम बना दिया और उसने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है बच्चों, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। ऐसी ही आपकी एक इक्वेशन आएगी लेड नाइट्रेट की, PbNO3 वोल्ट वाइज, ठीक है, उसको आप हीट करेंगे तो उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, PbO बनता है, Pb बच्चों लेड होता है, ठीक है, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ठीक है, ये चीजें बच्चों याद कर लीजिए। एंड आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और आपकी ऑक्सीजन बनेगी। तो आप देखिए कि एक ही चीज डिकम्पोज होके दो तीन चीजें बन गई, ठीक है। देखो बच्चों याद रखना, दो तीन काम कर लीजिए, जैसे Pb लेड होता है, जितने भी आपके एलिमेंट आ रहे हैं उनके नाम लिख लीजिए कि उनकी फॉर्म कौन कौन सी होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर वगैरह तो आपको याद करना बहुत जरूरी है, सारी रिएक्शंस पेज पे लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर बेटा आपके इसमें ही आएगा सिल्वर क्लोराइड का, एक आएगी इक्वेशन जिसको आपने सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट में रख दिया, आपने सिल्वर Ag होता है बेटा Cl क्लोराइड, AgCl को हमने सनलाइट में उसको सनलाइट में रखा, तो वो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसका कलर ग्रे हो जाएगा एंड इट विल डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड, ठीक है बच्चों। अभी सिल्वर क्लोराइड की तरह ही सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन आएगी, Ag प्लस Br2 होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से दिस इज योर व्हाट
दिस इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको याद हो, कॉम्बिनेशन में समझ आ गया कि दो चीज मिली और उन्होंने एक चीज बनाई। ठीक है, डिकम्पोजिशन में एक चीज ने दो तीन चीजें बना दी। ठीक है, दिस इज डिकम्पोजिशन। ठीक है, अब भी बच्चों इसके बाद आएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और इस रिएक्शन के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको पता है तो आप ये रिएक्शंस बहुत इजीली कर पाएंगे। और रिएक्टिविटी सीरीज आपके आगे वाले किसी चैप्टर में है, मैं चैप्टर का नाम भूल गई, आई गेस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ए बी है प्लस सी डी है ना, और इसमें क्या हुआ, ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया, ए ने सी को हटा दिया और इसकी जगह आ गया, तो क्या बना, ए डी प्लस कुछ और बन गया, बी बन गया, वॉट एवर। तो इसने ए ने सी को हटा दिया, दैट इज दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग बताया एक तरीके से। ठीक है, लेकिन अभी आपको अपनी रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों अगर आपको याद होगी तो आप बहुत अच्छे से चीजें सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपका पोटेशियम होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सोडियम आता है, मतलब इतना रिएक्टिव होता है बच्चा कि हम इसको खुला एयर में रख भी नहीं सकते, वो ऑक्सीजन से भी रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कैल्शियम आता है। ठीक है, फिर आपका मैग्नीशियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर जिंक आएगा, फिर आयरन आता है, फिर लेड को हम पीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर आपका हाइड्रोजन आता है, फिर आपका रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर आता है, फिर आपका मर्क्यूरी आता है। ठीक है, देन आपका सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। तो दिस इज रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब ज्यादा से कम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। यानी कि किसी रिएक्शन में अगर पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों हैं तो ये पोटेशियम एल्यूमिनियम को धक्का मार के निकाल देगा और इसकी जगह ले लेगा। समझ गए, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को हटा के उसको डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो अभी आप को काफी चीजें, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आप बहुत सारी इक्वेशन खुद कर पाएंगे। जैसे आपकी जिंक है, जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कॉपर सल्फेट से हमने रिएक्ट किया। तो अब आप देखिए आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है, जो आपका जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस कॉपर को हटा देगा इसकी जगह से। ठीक है, और ये बनाएगा ZnSO4 और आपका कॉपर मेटल आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को अपनी उसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट इक्वेशन होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें कुछ नहीं होगा बेटा, दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके भी मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। पहले आपको अगर डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया हो तो एक और इक्वेशन आएगी लेड की। लेड की आपने कॉपर क्लोराइड से की। ठीक है, तो आपका बनता है लेड क्लोराइड PbCl2 और आपका कॉपर ऐसे मिल जाता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो आपका आप अपनी रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे कि लेड कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो लेड ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया, भगा दिया और PbCl2 बना दिया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि कैसे वो किसी चीज को हटा के दूसरी चीज बनाते हैं। बच्चों एक एक लाइन का एनसीईआरटी की एक एक लाइन के नोट्स बनाइए बच्चों। ठीक है, मैं तो दो दो एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन आपको हर एक लाइन पढ़नी है। चलिए बच्चों, अब बच्चों बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट की। डबल डिस्प्लेसमेंट का आपका एक ही एग्जाम्पल होगा, सोडियम सल्फेट वाला। ठीक है, सोडियम सल्फेट इज Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, और वो क्या बनाएगा करेगा बच्चों, जो ये आपका बेरियम है, ठीक है, और ये बेरियम किसको किसको रिप्लेस करेगा, बेरियम आपको सोडियम को रिप्लेस करेगा। इट विल फॉर्म BaSO4। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, NaCl का। Na आपका क्लोरीन, ये बेरियम को हटा के यहाँ पे क्लोरीन के साथ आ रहा है। ठीक है,
तो इट विल फॉर्म NaCl, यानी कि दो जगह डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक बेरियम का और एक सोडियम का, इसीलिए ऐसी इक्वेशन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जहाँ पे दो चीजें डिस्प्लेस हो वो डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे एक ही डिस्प्लेस हो वो आपकी नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम लेते हैं आपका टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बेटा एज द नेम सजेस्ट, बहुत सारी चीजें बच्चों आपको नाम से पता चल जाएगी। बच्चों आप लोगों को अगर बेसिक्स थोड़े से देखने हैं तो आप मेरा 9th वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला, तो उसको आपको थोड़ी सी सिर्फ स्टार्टिंग का 5 मिनट ही देखना, वही आपके काम का है, आगे का आपके काम का नहीं है। ठीक है, ऑक्सीडेशन एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, जैसे कि आपका कॉपर है, उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करी और कॉपर ऑक्साइड बना दिया, तो उसने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया, तो आपकी रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, तो और अगर आपका ऑक्सीजन जा रहा है देन द रिएक्शन इज रिडक्शन। ठीक है, अभी आप इसी कॉपर सल्फेट को सेम कॉपर ऑक्साइड को आप हाइड्रोजन से रिएक्ट करिए तो आपका Cu प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी कुछ रिएक्शन आपकी ऐसी होगी जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, मतलब वो ऑक्सीजन लेगा भी और ऑक्सीजन देगा भी, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, वो रिडक्शन भी कर रहा है। ठीक है, वो ऑक्सीजन ले भी रहा है और वो ऑक्सीजन को निकाल भी रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका CuO प्लस H2 जो मैंने अभी आपको बताया था, Cu प्लस वाटर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कॉपर के साथ, कॉपर का तो हो गया रिडक्शन, इसका तो बेचारे का गया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को मिल गया ऑक्सीजन, तो ये देखिए इसे ऑक्सीजन मिल गया और इसका ऑक्सीजन चला गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ले भी और ऑक्सीजन लूज भी कर दे और ऑक्सीजन गेन भी कर ले, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आई गेस आपको समझ आ गया होगा। और भी रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है, मैंगनीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्ट करेगा तो वो MnCl2 बनाता है, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अभी आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है, और मैंगनीज की ऑक्सीजन चली गई, तो एक की ऑक्सीजन गई, एक को ऑक्सीजन मिल गई, तो आपकी हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, आपकी NCERT को ही फॉलो कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन तो आप सबको पता है, आपने देखा है कि आपने घर में रस्टिंग ऑफ आयरन आपने लोहे की कढ़ाई पे होते हुए देखा है, दैट इज कोरोजन। ठीक है, जिसमें भी कोई आपका जो सब्सटेंस है उस पे एक ब्राउनिश लेयर आ रही है। कोरोजन बेटा ऐसा नहीं है कि केवल आयरन का ही होता है, और भी चीजों का भी होता है, कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। उससे क्या होता है, उसकी जो बॉडी होती है वो डैमेज हो जाती है, और कोरोजन की वजह से बेटा बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े ब्रिज पे कोरोजन आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी आयरन रेलिंग्स पे देखा होगा, शिप्स पे हो जाता है। ठीक है, तो कोरोजन की वजह से बहुत मनी का भी लॉस होता है। ठीक है, तो कोरोजन आई गेस आपको पता है कि एक तरीके से इट्स अ कोटिंग विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर, है ना। अगर हम उसको, कब होगी वो कोटिंग, जब हम उसको ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हैं बेसिकली। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब ही क्या होता है बच्चों, कि कभी आपने महसूस किया हो, आपने देखा हो कि आपने फैट ऑयल को कुछ समय तक छोड़ दिया हो, मतलब अनटच्ड, आप उसको स्मेल करके देखोगे तो उसमें एक गंदी सी स्मेल आएगी। ठीक है, तो जो वो स्मेल इसीलिए आती है, जो आपके जो फैट्स और ऑयल है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फैट्स और ऑयल आपके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो उस ऑक्सीडाइजेशन की वजह से वो जो आपका जो सब्सटेंस हो जाता है उसको बोल देते हैं कि दैट सब्सटेंस बिकम रैंसिड।
है ना। और वो जो स्मेल आती है और उस रेंसिडिटी की वजह से जो उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए बेटा, ये जो रेंसिडिटी है इसको ओवरकम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं। तो आपका ये एक क्वेश्चन बोर्ड में लास्ट ईयर्स में आ भी रखा है कि जो चिप्स का आपका पैकेट है, जो आप लोग गंदी गंदी चीजें खाते हैं, चिप्स का जो पैकेट है उसमें जो एयर जो भरी हुई होती है वो कौन सी भरी होती है, वो नाइट्रोजन होती है बेटा, वो नाइट्रोजन होती है। वो नाइट्रोजन इसलिए होती है ताकि जो आपकी जो चिप्स है वो ऑक्सीडाइज ना हो, और उसकी ऑक्सीजन से उसकी सप्लाई कट करने के लिए, ऑक्सीजन से सप्लाई कट हो जाएगी तो जो आपकी जो चिप्स होती है उस वो रेंसिड नहीं होगी और उसमें से बुरी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि आपकी जो चिप्स होती है वो फ्राइड होती है, एज यू ऑल नो। ठीक है, तो बच्चों अब हमने बेसिकली ये आपके चैप्टर की पूरी थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी। ठीक है, अभी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ऐड इन कमेंट सेक्शन। बाय बच्चों।